हेलो एवरीवन। तो आज इजी एनसीईआरटी आपके लिए लेके आ रहा है एनसीईआरटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसके अंदर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे चैप्टर्स, सारी एनसीईआरटी के सारी सब्जेक्ट्स के कवर होंगे। तो अब आपकी पढ़ाई ना ज़्यादा बोरिंग रहेगी, ना आपको एग्ज़ाम की टेंशन रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको बहुत चुटकियों में शॉर्टकट से याद करा देंगे, बट हाँ, हम आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देंगे, जिससे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ पाए और उसको और अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हमें शुरू करना चाहिए हमारे ज्योग्राफी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है रिसोर्स। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है रिसोर्स क्या होती है? मुझे नहीं पता। ठीक है, चिंता मत करिए, अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप सभी मेरी तरह बताने लगेंगे थोड़ी देर में कि रिसोर्स क्या होती है। तो रिसोर्स ऐसी चीज है जिसकी यूटिलिटी हो, मतलब जो काम में आ सके, और जिसकी कोई वर्थ हो, मतलब जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो या इकोनॉमिक वैल्यू हो। जैसे कि मेटल्स काफी प्रेशियस है, और मेटल्स में मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर ले लूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने गोल्ड और सिल्वर लिखा, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करी कि ओ, ये तो बहुत महंगी चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या वो रिसोर्स है? अभी तक आपको नहीं पता था कि आपकी जो ज्वेलरी मम्मी पहन रही हैं वो रिसोर्स है, बट हाँ जी, वो भी एक रिसोर्स है। वो रिसोर्स क्यों है? क्योंकि वो अपने काम में आ रही है। ठीक है, जो ज्वेलरी आपकी मम्मा पहन रही है वो आपके काम में आ रही है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। बट क्या केवल कॉस्टली चीजें ही रिसोर्स होती है? क्या केवल कॉस्टली चीजें ही रिसोर्स होती है? जी नहीं। तो ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि इतनी कॉस्टली नहीं होती। हाँ, हो सकता है जो 1 रुपए की हो, 2 रुपए की हो, बट वो भी रिसोर्स हो। तो अगर किसी चीज आपको कंफ्यूजन है कि कोई चीज रिसोर्स होगी और नहीं होगी, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सा आंसर है, एनीथिंग विच इज हैविंग यूटिलिटी और वर्थ। आपकी बुक ने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है, ये बताते हुए कि ऐसी वे सारी चीजें जिनकी यूटिलिटी होगी, मतलब जो काम में आ सकेंगी। यूटिलिटी को मैं हिंदी में यहाँ पे लिख सकती हूँ, जो काम में आ सके। ठीक है, हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको थोड़ा याद रहे। कभी कभी होता है फॉन्ट को देख के भी हमको याद आ जाती है चीजें। ठीक है, तो यूटिलिटी हो मतलब जो काम में आ सके, और जिसकी वर्थ हो मतलब जिसपे पैसा लगाओ। तो यूटिलिटी का एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। आपको समझाने के लिए उन्होंने ये बताया है कि यूटिलिटी वाटर की बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा है। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक नीड्स है, हर किसी इंसान की बेसिक नीड्स है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर दें जिससे आपको इसको लेक्चर को 2x की स्पीड पे ना देखना पड़े, है ना। मुझे पता है आप में से बहुत लोग 2x की स्पीड पे इसको चला के फटाफट खत्म करना चाह रहे होंगे, बट चिंता मत करिए, मैं खुद ही इसको जल्दी से खत्म कर दूंगी आपका बिना ज़्यादा टाइम दिए। ठीक है, सो टाइम और टेक्नोलॉजी दो फैक्टर माने गए हैं रिसोर्स के। ऐसे दो फैक्टर हैं जो कि ये बताएंगे रिसोर्स कब और कैसे होगी या कौन हो सकती है। पहले अपन ने पढ़ा कि कौन हो सकती है, जिसके अंदर क्या था कि जिसकी यूटिलिटी हो और जिसकी वर्थ हो। बट हो सकता है कि कोई चीज अभी रिसोर्स ना हो, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसको एज अ रिसोर्स कंसीडर करे। मतलब अभी जो चीज काम में नहीं आ रही है या फिर अभी जिस चीज की वैल्यू नहीं है, वो बाद में जाके काम में आने लग जाए। एक एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे पेट्रोल। ठीक है, पहले जब पेट्रोल मिला था, पैलियोलिथिक या स्टोन एज, या आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि आदि मानव लोग जो थे, जब आदि मानव लोगों को जो जिंगलाला हु करते थे, समझ आ गया आप उनसे? आदि मानव लोगों को जब क्या मिला था? पेट्रोल। अपन मान लेते हैं उनको मिला पेट्रोल, तो क्या उनके लिए वो रिसोर्स था? नहीं। क्यों नहीं था भाई? क्योंकि उस वक्त उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो इसको यूज ही नहीं कर पा रहे। बट अब ये क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हो चुकी है कि ये रिसोर्स है। ठीक है, ये रिसोर्स है। इसीलिए ऐसी वे चीजें जो कि टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं या जो डिसाइड करते हैं कि कोई चीज रिसोर्स होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको फायर और व्हील दे रखा है, वही आदि मानव जिंगलाला वाले लोग, पहले उनके लिए फायर और व्हील एक ज्यादा अनोखी चीज थी। क्यों? क्योंकि उनने एकदम से जैसे इन्वेंशन सा हो गया था फायर और व्हील का। ठीक है, फिर उन लोगों ने देखा कि
इतनी उपयोग में नहीं थी, वो केवल कुकिंग वगैरह के लिए यूज करते थे, या व्हील को नॉर्मली ऊपर से स्लाइड डाउन खेलने के लिए यूज करते थे बच्चे। बट अब क्या है, व्हील ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर टूल बन चुका है। फायर अपने लिए हर जगह यूजफुल हो चुकी है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुकी है। अब इन्हीं दोनों, इसी एग्जाम्पल को आगे आपको एलैबोरेट करते हुए बताया गया है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या चीज है, पानी हम जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पर वाटर के लिए हाइड्रो टर्म यूज करा गया है केमिकल टूल की तरह, क्योंकि ये हाइड्रो, वाटर को एज साइंटिस्ट हाइड्रो भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो पानी से एनर्जी, क्या आप लोगों ने सोचा था कभी? आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम पानी से कैसे एनर्जी ले सकते हैं, पानी तो केवल पीने के लिए होता है। बट नहीं, आप अपन गलत थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वाटर से भी हमने इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी डिराइव कर ली है, और आगे हो सकता है जो कूड़ा कचरा प्लास्टिक आप फेंक रहे हो उससे भी अपन एनर्जी बना ले, ठीक है। तो हो सकता है कुछ भी, बट वो कुछ भी कब हो सकता है, जब अपन दो फैक्टर को ध्यान में रखें। एक तो टाइम ध्यान में रखें अपन कि टाइम के साथ कोई चीज रिसोर्स बन जाएगी, और टेक्नोलॉजी के साथ कोई चीज रिसोर्स बन जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स की। तो कितने प्रकार या कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्स हैं? मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। पहली क्या है, नेचुरल रिसोर्स, सेकंड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, और थर्ड क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था पहले, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, ऑल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स पहले, ह्यूमन मेड बाद में, बट ठीक है, अपन एक सीक्वेंस में चलते हैं। पहले नेचुरल रिसोर्स करेंगे अपन, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स करेंगे, और फिर ह्यूमन रिसोर्स करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऐसी चीजें या ऐसी रिसोर्स जो कि हमें डायरेक्टली नेचर दे रहा है। नेचर बोले तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट दे रहा है, जिसको हम एज इट इज, जैसे हमको दिया है, हम क्या मानते हैं, भगवान ने दिया है। हाँ, मान लीजिए भगवान ने दिया है, तो वे सारी चीजें जो भगवान ने पृथ्वी, जल, वायु, मृदा, मिट्टी, मिनरल्स जो भी आपको दिए हैं, आप एज इट इज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी नेचुरल रिसोर्स की तरह कंसिडर किए जाएंगे। अब बात करें तो जैसे सॉइल और मिनरल्स, दो ऐसे एग्जाम्पल है जिन्हें आप देखते ही समझ गए होंगे कि नेचुरल रिसोर्स कहने का मेरा क्या मतलब है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो टाइम के साथ रिन्यू हो जाए, जैसे कि पेट्रोल से बात करते हैं अपन, ठीक है। पेट्रोल मेरा फेवरेट है इस चैप्टर में। क्यों पेट्रोल फेवरेट है? क्योंकि ये हर जगह एग्जाम्पल की तरह यूज हो रहा है। जैसे रिन्यूएबल की बात करूँ तो आपके पास एक स्कूटी है या बाइक है किसी के पास बहुत अच्छी सी, अब उस बाइक के अंदर आपने 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया, ठीक है। बट क्या होगा, वो 100 रुपए का पेट्रोल आपकी पूरी उम्र थोड़ी ना चलेगा, आपको उसको हर टाइम कभी भरवाना पड़ेगा, खत्म होता रहेगा वो टाइम के साथ, ठीक है। तो वो चीजें जो टाइम के साथ खत्म होती रहती हैं वो हो जाती है नॉन रिन्यूएबल। और जो चीजें टाइम के साथ खत्म नहीं होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, अपन को जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, जो सोलर से एनर्जी मिल रही है, जो सन रेज हमें एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी, क्या वो खत्म हो जाती है? जी नहीं, वो हमेशा अबंडेंट रहती है। इनफैक्ट जब तक लाइफ रहेगी अर्थ पे, तब तक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब सस्टेन करेंगे, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो रिन्यूड हो जाती है, मतलब वक्त के साथ वैसी की वैसी ही रहती है, या फिर उसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, बार बार एक ही चीज को हम यूज कर सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेट्रोल वाला सीन की बार बार खत्म हो जाएगा, इसकी लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है। आपको मैं आगे आने वाले टाइम में अभी बताऊंगी थोड़ी देर में ही कि कैसे कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि इनके लिमिटेड स्टॉक है, ये वक्त के साथ खत्म हो रहे हैं। पहले जितने थे अपने पास, अब उतनी क्वांटिटी में नहीं बचे, इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आना पड़ रहा है, ठीक है। आप और अच्छे से समझेंगे जब बड़ी क्लासेस में आएंगे। और आपने अगर गवर्नमेंट के जब सुना होगा कि उनके लेक्चर्स में, उनके भाषण में वो कहते रहते हैं कि सौर ऊर्जा की तरफ मूव करो। अपन लोग बहुत सारे पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के अंदर, टाइडल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये सारी एनर्जी, नई बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी आगे आने वाले आपके जो 3rd चैप्टर है उसके अंदर अपन इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिटेल मैनर में। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक में है और इनको बार बार यूज नहीं करा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया अपना कोल और पेट्रोलियम। अब बात करते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल है, इनकी क्या डिपेंड करते हैं, ये क्यों अलग अलग होते हैं? ये इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना वो हर जगह एक जैसी नहीं पाई जाती। कहीं पे कोल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पे कुछ और ज़्यादा है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है अपने इंडिया में, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक क्या है टेरेन, एक क्या है क्लाइमेट, और दूसरा क्या है एल्टीट्यूड। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि डिपेंड करती हैं, फिजिकल फैक्टर डिटरमाइन करती है, ठीक है। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। टेरेन का मतलब है लैंड, ठीक है, मतलब लैंड के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो अपने टेरेन की तरह कंसिडर करे जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, ऐसी चीजें जो कि जो जैसे कि टेम्परेचर ले लो अपन, रेनफॉल ले लो, तो रेनफॉल और टेम्परेचर क्या होता है वक्त के साथ चेंज होता रहता है। कभी रेनफॉल ज़्यादा हो रही किसी एरिया में, किसी एरिया में रेनफॉल कम है, किसी एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी में कम है। कोई एल्टीट्यूड की बात करें तो कोई सी लेवल, आपको पता होगा अपन एक स्टैंडर्ड सी लेवल लेते हैं, उसके बाद अपन हाइट मानते हैं, ठीक है। कोई प्लेट्यू की, कोई प्लेन्स की, अगर कोई माउंटेन की हाइट अपन बताते हैं तो सी लेवल से बताते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कोई जो रिसोर्स है वो कोई नीचे है, कोई एरिया बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। इसी के कारण अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, क्लाइमेट का, एल्टीट्यूड का, इसी के कारण ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो सारी जगह अनइक्वल है, ठीक है। अब अपन मूव ऑन करते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स के ऊपर, जो कि है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स से आप क्या समझ पा रहे हैं कि ऑब्वियसली जो ह्यूमंस ने बनाई है, मतलब हम लोगों ने बनाई है, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये ओरिजिनल फॉर्म अपन इनका कन्वर्ट करके, जैसे कि ब्रिज, रोड्स, ये इनडायरेक्टली जो मटेरियल इनमें यूज होता है वो नेचर से मिलता है, बट अपन उनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और अपने यूसेज के हिसाब से, मतलब हमारी खुद की यूटिलिटी के हिसाब से हम रिसोर्स को मोल्ड कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? आप लोग भी एक रिसोर्स हैं, केवल चीजें ही नहीं, हम इंसान भी एक रिसोर्स हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास भी नॉलेज है, एबिलिटी है। मैंने क्या बताया था, रिसोर्स के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक जिसकी यूटिलिटी हो और दूसरी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। अब आप कहेंगे मैम हमारी कैसे मॉनेटरी वैल्यू है? जी है, आपकी भी मॉनेटरी वैल्यू। हर एक इंसान की एक वर्थ होती है। कोई अर्निंग ज्यादा कर पाता है, जैसे अपन इंजीनियर की बात कर ली तो उनकी अर्निंग ज्यादा है, और यही अपन एक मैनुअल वर्कर की बात करें तो उनकी अर्निंग कम है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई ज्यादा एजुकेटेड है, किसी की हेल्थ ज्यादा अच्छी है। ये फैक्टर्स ऑफ, मैं अभी बताऊंगी आपको फैक्टर, जिससे कि पता चलता है कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंशिएटिंग पीपल है, यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी के पीपल है, तो उन क्वालिटी की बेसिस पे डिटरमाइन होते हैं, और जिनकी अच्छी क्वालिटी होगी वो ज्यादा अच्छे रिसोर्स बनते हैं। बाकी सब लोग अर्न करते हैं, ठीक है, तो अर्न करते हैं तो अपन उनको मॉनेटरी वैल्यू में कंपेयर कर लेंगे, और सबकी एक यूटिलिटी है, सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई भी ऐसे बैठा नहीं रहता, इसीलिए वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काउंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट मेक्स पीपल एज अ रिसोर्स। तो एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर अपन डिटरमाइन करते हैं कि ह्यूमन भी रिसोर्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब ये सारी बातें बहुत डेप्थ में अपन पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो बस एक पेज और बचा है और फिर चैप्टर खत्म। आप बिल्कुल जब चैप्टर खत्म होगा आप थरो होंगे अपने चैप्टर को लेके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैप्टर के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करती जाऊंगी, और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के बताती जाऊंगी। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए दिएगा। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये इनिशिएटिव इसीलिए है जिससे मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से बस इतनी सी हेल्प कर दीजिए मेरे लिए कि लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो पहले टॉपिक तो कंप्लीट कर ले। कहेंगे मैम तो पहले ही मांगने लग गए हमसे लाइक्स, ठीक है। कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्स कंजर्वेशन के 2 तरीके हैं। एक तो ऐसा तरीका है कि हम उसको रख दें 5-6 साल तक या 500 साल तक, जैसे कोल और पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, पेट्रोल मेरा फेवरेट, पेट्रोल की बात करें तो उसको 500 साल तक अगर हम रख दें तो एज इट इज वापस उतनी ही क्वांटिटी में हो जाएगा। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आए दिन इंडिया तो अब लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाला है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंसानों की नीड्स भी बढ़ रही है, ठीक है। ये नीड्स बढ़ रही है इसलिए हम टाइम नहीं दे सकते, और हमारी लाइफ स्पैन भी कम ही है। हमारी लाइफ स्पैन थोड़ा ना 500 साल तक है, ये तो पेट्रोल है जिसकी लाइफ स्पैन इतनी है,
बाकी हमारी लाइफ स्पैन इतनी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम के साथ वो रिन्यू होने के लिए हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो हम इस पे तो रिलाय नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किसी को पता है क्या? हाँ जी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सीसॉ। क्या होंगे? क्या हम झूले की बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। सीसॉ में क्या होता है, अपन बैलेंस करते हैं ना एक दूसरे को, कभी कोई किसी को नीचे गिराता है कोई ऊपर, तो उसी तरीके से हमें एक दूसरे को नीचे नहीं गिराना है और एक दूसरे को साथ में बैलेंस करके रखना है। बोले तो जैसे देखो, अभी अपनी जो प्रेजेंट नीड है किसी रिसोर्स की, अपन कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, टेक इट माय फेवरेट, ठीक है, पेट्रोल को अपन ने यूज कर रहे हैं अभी, तो अगर हम अभी 100 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते कि हम अभी 50 कर लें और 50 लीटर अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे दें, जिससे वो भी काम में ले सके और अपन भी काम में ले सके, और धीरे धीरे टाइम के साथ तो हो ही रहा है वो रिन्यू, ठीक है। तो मतलब इसके डेफिनेशन को अगर डेफिनेशन के वे में अपन चले तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, मतलब बैलेंस करना खुद की नीड की रिसोर्स, खुद की नीड्स ऑफ रिसोर्स को, और फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाना। अगर अभी हम सारे पेट्रोल का यूज कर लेंगे तो आगे फ्यूचर वाली जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बातों का भी ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड इनिशिएटिव है, सारी कंट्रीज मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रही है, और केवल रिसोर्स ही नहीं, पॉवर्टी, हंगर, हर चीज का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर आप लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उनसे रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, जैसे यूपीएससी, आरपीएससी वगैरह। तो फ्यूचर ऑफ प्लैनेट एंड इट्स पीपल डिपेंड ऑन, फ्यूचर जो होता है किसी प्लैनेट का, अपना प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, ऑब्वियसली यही एक लिविंग प्लैनेट है, तो क्या इसका फ्यूचर किस पे डिपेंड है? अपने बाहर, अपने शोल्डर्स पे है इसका फ्यूचर। तो अब इसको बचाना, इसको नष्ट करना, सब इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको सेव करना, अपन कहते हैं ना सेव अर्थ, तो इसका फ्यूचर अपने हाथ में है। तो आइए अपन इसको कैसे बचा सकते हैं, या फिर क्या क्या चीजें हैं जो इसका फ्यूचर डिपेंड कर रही है, उन चीजों को एक बार देख लेते हैं छोटी छोटी मैनर में। All the uses of renewable resources are sustainable। हमको क्या चीज में ध्यान में रखनी है कि हम जो रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा, एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स के सब पार्ट सही हैं, तो अपन लोग नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। रिन्यूएबल बोले तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक अपन ने पढ़ा था अभी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल से अब आप क्लियर हो गए, सीसॉ, एस फॉर सस्टेनेबल, एस फॉर सीसॉ, मतलब कि बैलेंस होना चाहिए दोनों की नीड्स में, फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज प्रेजेंट जनरेशन। अब बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब हमें ध्यान रखना है कि हम जो डाइवर्स, आपको पता है खूब सारी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर भी जेंडर्स वगैरह और बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो जाते हैं कल्चर को लेके, हर चीज में अपने क्लासिफिकेशन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस, चाइनीज, सबका अलग अलग है ना। तो ये जो डाइवर्सिटी है लोगों की, सबकी अपनी अपनी नीड है, इन डाइवर्सिटी को अपन को खत्म नहीं करना है। अपन को ऐसा नहीं करना है कि पेट्रोल अभी सारा यूज कर लिया, आगे वालों की नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं करना है अपन को कि पेट्रोल केवल अपन लोग एक दूसरे को दे दिया और बाकी जो और कंट्रीज है जिनके पास पेट्रोल के नेचुरल रिजर्व नहीं है उनको नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और हमें डैमेज भी नहीं करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को। अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट ना करें और साथ ही साथ नेचर को अफेक्ट ना करें, क्योंकि अगर नेचर है तो अपन लोग हैं, अगर नेचर ही नहीं होगा तो अपन लोग भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेचर भी अपने लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है, एक सेफ एनवायरनमेंट जरूरी है। तो अगर आप कोई रिसोर्स को कंजर्व करना चाहते हैं तो ये चीजें ध्यान में रखें, ठीक है। तो प्लैनेट का जो भार है अपने ऊपर है, ये भार क्यों है ये भी मैंने आपको समझा दिया, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग भी एक रिसोर्स हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ते तो नहीं पता चलता। तो ये सारी चीजें केवल बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, आप ऐसे सोचो कि इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि ये चैप्टर आपको कितनी सारी नॉलेज दे रहा है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
Thank you. Till then, bye bye. Take care and please like, share and subscribe. Okay.